साथियों नमस्कार। सार्थक एकेडमी परिवार में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें देखेंगे हम टॉप 25 क्वेश्चंस। करते हैं शुरुआत। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो साथियों, पहला ऑप्शन है किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। पहला ऑप्शन जो है किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सत्य कथन है साथियों। किण्वन की प्रक्रिया में हम करते क्या है? किण्वन की प्रक्रिया में हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। साथ में ये किण्वन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ईस्ट में। कहाँ पर? ईस्ट अर्थात खमीर में। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। बिल्कुल गलत है साथियों, एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं, जबकि पायरुविक एसिड का विघटन होता है। थर्ड में है श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सत्य कथन है, ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है? पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। और पायरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं? तो 2 अणु बनते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन पाए जाते हैं? तो एक पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन के परमाणु होते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। तो सत्य कथन है साथियों, श्वसन का जो प्रथम चरण होता है उसमें ग्लूकोज किस में बदलेगा? ट्वाइस पीए, अर्थात 2 पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड से जो निर्माण होता है उसके बाद हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ में CO2 गैस और जल की भी प्राप्ति होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो गलत है, और पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं आगे। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? पहला है ऑप्शन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बिल्कुल सही साथियों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अर्थात राइट हैंड ऑफ फ्लेमिंग्स हैंड, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपने अंगूठा, तर्जनी और मध्यवर्ती फिंगर को क्या किया था? इसने एक दूसरे को लंबवत रखा था। एक दूसरे के लंबवत अर्थात इस प्रकार लंबवत रखा था। देखिए यहां पर दिखाया गया है, जो अंगूठा है वो चालक की गति को दिखा रहा है। जो अंगूठा है चालक की गति को दिखा रहा है। जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, जबकि जो मध्यवर्ती पिंड है, मध्यवर्ती फिंगर जो है वो धारा की दिशा को दिखा रहा है। तो साथियों यही पूछा गया है कि प्रेरित धारा की दिशा हम किससे ज्ञात करते हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो तीनों अंगूठा, तर्जनी और मध्यवर्ती जो फिंगर है, इनको क्या रखते हैं? हम एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। बढ़ते हैं आगे साथियों। देखिए, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश से प्रकीर्णन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर गहरे पानी का नीला दिखाई देना, तो इसका आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, इससे संबंधित और क्वेश्चन आते हैं साथियों, जैसे कि स्वच्छ बादल का सफेद दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, टिंडल प्रभाव अर्थात मार्ग में प्रकाश के कण दिखाई देना, और उसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी जो होते हैं हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होते हैं। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ जो क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, वह कौन सी है? तो यहां पर साथियों आंसर है कॉपर टी का उपयोग। क्योंकि कॉपर टी, यहां पर जो कॉपर टी यूज किया जाता है वो टी आकार का होता है, इसीलिए इसको कॉपर टी कहते हैं। निर्माण किससे होता है? तो तांबा से होता है। किससे होता है साथियों? कॉपर अर्थात तांबा से होता है। इसे ग्रीवा में जब लगाया जाता है तो उस स्थिति में कॉपर से आयन निकलते हैं। कॉपर से क्या करते हैं? कॉपर आयन निकलते हैं, जो प्रवेश किए गए शुक्राणुओं को क्या करता है? खत्म करता है। शुक्राणुओं को खत्म करने का कार्य कौन करता है साथियों? कॉपर टी से निकले हुए कॉपर आयन। और इस जो शुक्राणु को खत्म कौन करेगा? तो फाइगोसाइटोसिस अर्थात कॉपर टी जो होता है फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। बढ़ते हैं आगे।
5 जो क्वेश्चन है, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है तो बार बार आता है एग्जाम में। देखते हैं यहाँ अभिक्रियाशील श्रेणी। अभिक्रियाशील श्रेणी में बता रहा हूं मैं आपको, अभिक्रियाशील से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सोना और प्लेटिनम। ये जो साथियों ये अभिक्रियाशील श्रेणी है। याद करने का ट्रिक है, करीना पोटेशियम सोडियम के मंगल आलू जरा फीटे पकाना है, कौन है आगे आओ। सबसे कम क्रियाशील प्लेटिनम, जबकि सर्वाधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। तो यहां पर देखते हैं हम ऑप्शन में कि देखो साथियों यहां पर कॉपर है, कॉपर के सिल्वर है, पारा है, तो पहला ऑप्शन पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद जिंक, सोडियम के बाद जिंक, उसके बाद पारा और उसके बाद कॉपर। साथियों यहां पर देखिए ये गलत हो गया, तो यहां पर ये ऑप्शन गलत। फिर पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, फिर है पारा और उसके बाद सिल्वर, कौन है आगे आओ। साथियों जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि हम खालिस्तान में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अमोनिया का विलयन मिलाते हैं, अमोनिया का विलयन कहने का मतलब है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर देखिए अगर से हम एल्यूमिनियम क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है साथियों, एक सफेद अवक्षेप होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला रहे हैं AlCl3, तो हमें प्राप्त होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होता है यही होता है सफेद अवक्षेप, यही क्या होता है, सफेद अवक्षेप। साथ में जो बनेगा यहां पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। साथियों देखिए संतुलित अभिक्रिया है तो यही हमारा क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। दी गई विस्थापन अभिक्रिया में A और B के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शन को डिलीट कीजिए। देखते हैं कि यहां पर सिल्वर है और ब्रोमीन है, पोटेशियम है और नाइट्रेट है। तो देखते हैं यहां तो सबसे पहले हाइड्रोजन है कि यहां नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो खत्म करो। उसके अलावा सिल्वर है HNO3, यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन चूंकि दिए ही नहीं अभिक्रिया में तो होगा क्या आंसर, नहीं होगा। H है नहीं होगा, तो इसका सबसे आंसर क्या होगा, सबसे बेस्ट AgNO3 और KBr। अर्थात देखिए AgNO3 प्लस KBr अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड जब अभिक्रिया कराएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, AgBr, साथ में प्राप्त होगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए यहां पर AgBr अर्थात यहां पर सिल्वर, यहां पर ब्रोमीन, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, प्रतिस्थापित। और जब प्रतिस्थापित कर दिए साथियों तो ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहां पर देखिए पोटेशियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, यहां पर भी एक दूसरे का प्रतिस्थापन हो गया तत्वों का, इसलिए ये भी प्रतिस्थापित अभिक्रिया हुआ। लेकिन किस प्रकार के प्रतिस्थापित अभिक्रिया, तो याद रखना चूंकि 2 बार प्रतिस्थापन हो रहा है इसलिए द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण है, तो साथियों सबसे पहले आवर्त सारणी में एक चीज याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है।
ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ता है। तो यहां पर देखिए समूह नंबर 16, समूह नंबर 16 का जो है इसमें ओस से टीपो, ओस से टीपो, ठीक है साथियों, ये सेमीकंडक्टर तत्व है। देखते हैं ओस से टीपो, तो यहां पर यही पूछा गया है कि सर्वाधिक अधात्विक गुण किसका है, तो सर्वाधिक अधात्विक गुण जो होगा हमारा ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले ऊपर में ही हमको क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं आगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, जो लेवाइसियर ने दिया था साथियों, फादर ऑफ केमिस्ट्री ने, फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसे कहते हैं क्या, लेवाइसियर, लेवाइसियर के अनुसार जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बने हुए उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के क्या बराबर होना चाहिए। अर्थात क्या हुआ, अभिकारक जितने भाग लेंगे, अभिकारक के जितने परमाणु भाग लेंगे उत्पाद के में भी उतने ही परमाणु हमको प्राप्त होंगे। देखते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें लिखा है कि अभिकारकों और उत्पादों के उन आयतनों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें ये अभिक्रिया करते हैं। बढ़ते हैं आगे, दूसरे ऑप्शन में देखो, अभिकारकों और उत्पादों के उन द्रव्यमान के अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें ये अभिक्रिया करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। यही है साथियों जिसे लेवाइसियर ने दिया था। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के तत्वों की संख्या प्राप्त उत्पाद के तत्वों की संख्या या परमाणु की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात अभिकारक बराबर उत्पाद। तो बढ़ते हैं आगे, 10वां क्वेश्चन जो है हमारा, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2m है, मतलब कि 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। दर्पण की बात की गई है साथियों, है ना, तो उत्तल दर्पण की बात कही गई है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में याद रखना, जो उत्तल दर्पण में इस प्रकार होता है साथियों उत्तल दर्पण। अब यहां पर देखो हमें आंसर निकालना है, तो सबसे पहले यहां पर हम बना देते हैं एक उत्तल दर्पण। अब वस्तु को रखा गया है 2 मीटर की, वस्तु को रखा गया है बस, यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है, वस्तु को हमेशा हम गोली दर्पण के सामने रखते हैं, यहां पर 3 मीटर की दूरी पर रखी गई है। अब जो फोकस दूरी है 2 मीटर है। अब साथियों यहां पर एक चीज समझे, फोकस दूरी कहां होगा, फोकस दूरी होगा हमारे वक्रता केंद्र की ओर, तो यहां पर हो जाएगा फोकस। तो इसकी दूरी कितनी दी गई है, तो 2 मीटर। अब हमें पूछा गया है प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसके लिए हम फार्मूला अपनाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर रखिए 1/f, f का मान कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/u, 1/v प्लस 1/u में हम मान रखेंगे 3 मीटर, 3 मीटर। लेकिन ज्यामितीय निर्देशांक के अनुसार जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के सामने रखेंगे, और दर्पण के सामने हमेशा हम ऋणात्मक मान का यूज करेंगे। तो यहां पर 1/3 नहीं, u बराबर हो जाएगा -3 मीटर। तो इसका जो 1/v माइनस 1/3, अब देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, इसका हो जाएगा एलसीएम 6, तो 3 प्लस 2 बराबर 5/6। 1/v इज इक्वल टू 5/6, तो v इज इक्वल टू 6/5। तो इसका जो आंसर होगा साथियों कितना हुआ 1.2।
मीटर की दूरी, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी। अब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण क्यों हुआ? तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण इसलिए होता है साथियों क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। किस प्रकार बनता है? आभासी बनता है। और क्या बनता है? आभासी कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ठीक है साथियों, यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर। बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण किसमें नहीं होता? तो इसका सही उत्तर होगा घोंघा। और बता देते हैं कि आनुवांशिक रूप से किसमें लिंग का निर्धारण नहीं होता? तो समुद्री घोंघा, समुद्री कृमि, कछुआ, मगरमच्छ, इनमें साथियों आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण नहीं होता। तो किससे होता है? इसमें लिंग का निर्धारण होता है वो वातावरण के द्वारा होता है, वातावरण के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं? सबसे पहले न्यूलैंड का अष्टक नियम किसके ऊपर आधारित है? तो संगीत के 7 स्वर के ऊपर आधारित है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रथम जो तत्व है अपने 8वां तत्व से समान गुण प्रदर्शित करता है। प्रथम तत्व अपने 8वें तत्व से समान गुण प्रदर्शित करता है। तो यहां पर देखिए जो हाइड्रोजन होगा फ्लोरीन से समान गुण प्रदर्शित करेगा, लिथियम होगा सोडियम से समान गुण प्रदर्शित करेगा, बेरिलियम मैग्नीशियम से समान गुण प्रदर्शित करेगा, बोरान एल्यूमिनियम से, कार्बन सिलिकॉन से, नाइट्रोजन फास्फोरस से, ऑक्सीजन सल्फर से। तो यहां ऑप्शन में देख लीजिए कि किसका? लीना। ठीक है साथियों, लिथियम और सोडियम एक दूसरे के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? अभी जो क्वेश्चन है 2022 ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो 3rd शिफ्ट में पूछा गया था 17 अगस्त को। देखते हैं यहां पर निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो दरअसल क्वेश्चन गलत पूछा गया था। क्वेश्चन गलत पूछा गया था, इसका अर्थ है कि इसमें 2 आंसर जो है नहीं है। बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। अब देखते हैं पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है साथियों, पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है इसमें? क्योंकि जो क्लोरीन होता है ये जीवाणुओं का नाश करता है। ठीक है, उसके बाद है सोडा एसिड अग्निशामकों में। तो सोडा एसिड अग्निशामकों में हम कल के ही लेक्चर में देखे थे कि सोडा एसिड अग्निशामकों में किसका यूज करते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट का। और साथ में इसी के साथ में अग्निशामक के रूप में हम H2SO4 का यूज करते हैं। ये दोनों अभिक्रिया करके CO2 का निर्माण करते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र में हम CO2 का यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। साथ में मैंने उस दिन और बताया था पिछले लेक्चर में कि जो तापमान को नियंत्रित करने का कार्य नाइट्रोजन करता है। तो देखिए ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद उपयोग नहीं है तो ये भी है। उसके बाद देखिए कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकारक के रूप में यूज करते हैं। तो सही बात है, जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो क्लोरीन होता है साथियों, ये ऑक्सीकारक में भी इसका यूज करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद केक बेकिंग सेकने हेतु, तो यहां पर भी साथियों इसका भी यूज, ब्लीचिंग पाउडर का यूज इसमें भी नहीं होता। तो यहां पर उपयोग नहीं होता, तो इसमें होता है और इसमें भी होता है। तो हमारे जो 4th व 2nd ये आंसर दोनों होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इसमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता इसमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो याद रखना जो प्रतिरोधकता होता है ये पदार्थ की प्रकृति
पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर निर्भर करती है। केवल दो चीजों पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। तो यहां पूछा गया किस कारकों पर निर्भर करती है, तो तापमान पर। बढ़ते हैं आगे साथियों। देखिए, मानव रेखाणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किस पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण लिया जाता है। तो यहां पर देखिए, ये हमारा नेफ्रॉन, इसे कहते हैं नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है, तो नेफ्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है, हमारा यूरिया का निर्माण किया जाता है। किससे, यूरिया का निर्माण किया जाता है, अर्थात यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। किस प्रकार करते हैं, तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसे क्या कहते हैं साथियों, ग्लोमेरुलस। और इसी को कहते हैं हिंदी में केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। तो यहां पर पूछा गया है कि चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है किन पदार्थों का। तो यहां पर बताना चाहूंगा, जो यहां पर एफेरेंट आर्टेरियोल्स के द्वारा जब ग्लोमेरुलस में रक्त आता है, तो उस स्थिति में ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त का क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। जब रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है, देखो यहां पर एफेरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं इसको, एफेरेंट आर्टेरियोल्स। जब रक्त आता है यहां पर साथियों, तो यहां पर केशिका गुच्छ होता है। इसके द्वारा जब रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, तो उस रक्त के फिल्ट्रेशन में हमें प्राप्त करना है ओनली यूरिया, लेकिन इस फिल्ट्रेशन में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, यही पूछा है। तो वहां पर जल, ग्लूकोज, लवण और प्रोटीन, तो साथियों याद रखना कि प्रोटीन नहीं पाया जाता। ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल, तो ये बिल्कुल सत्य है, ये तीनों चारों पाए जाते हैं। अब चूंकि पाए जाते हैं, तो अगर से इनका पुनः अवशोषण नहीं किया जाए, तो ये तो हमारी यूरिया के साथ बाहर आ जाएंगे। जब यूरिया के साथ बाहर आ जाएंगे, तो हमारे मुख्य पोषक तत्व तो हमारे शरीर से बाहर आ जाएंगे। उस स्थिति में हमारे शरीर हम मर सकते हैं। तो इसलिए इनका क्या किया जाता है, सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, अर्थात चयनात्मक पुनः अवशोषण। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बी। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, तो याद रखिएगा, जो WBC है, WBC अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, WBC। तो इसका आंसर होगा WBC। और देखते हैं साथियों स्टफेक्ट। जो WBC होता है, WBC का रासायनिक नाम, WBC का रासायनिक नाम जो होता है, क्या होता है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और ल्यूको जो प्रदर्शित करता है, श्वेत को प्रदर्शित करता है, ल्यूको श्वेत को प्रदर्शित करता है। साथ में WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 3 से 5 दिन का होता है। WBC की मात्रा अगर से हमारे शरीर में बढ़ जाए, तो ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, और ल्यूकेमिया को ही कहा जाता है साथियों ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। WBC का कार्य क्या होता है शरीर में, तो WBC का कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। देखते हैं यहां पर संतुलित अभिक्रिया। तो संतुलित अभिक्रिया जो शब्द आया है, जब भी पिछले क्वेश्चन में आया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें जो बेरियम सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए यहां पर ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि AlCl2 होता है बेरियम क्लोराइड, AlCl3 होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए देखते हैं फिर भी कौन सी ऑप्शन सही है। तो देखो बेरियम, बेरियम 1, सल्फेट क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बिल्कुल सत्य है साथियों पहला ऑप्शन। कौन सी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है, 1 मिनट। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां पर
जो हमारा दरअसल एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3 और बेरियम सल्फेट का होता है एल्यूमिनियम AlCl3 और बेरियम सल्फेट का होता है बेरियम सल्फेट। सही है, पर यहां ये गलत है। देखते हैं आगे और थ्राइस बेरियम सल्फेट। देखो 3 बेरियम के अणु हैं, क्लोरीन के अणु कितने हैं इसमें 3 दूनी 6, यहां पर कितने हैं 3 2 6, बिल्कुल सही। 3 बेरियम है, 3 बेरियम है। AlCl3 Al2 बिल्कुल सही है और 6 है, ये भी सही है। और सल्फेट 3 तो आंसर साथियों हमारा ये होगा। आगे देख लेते हैं चेक करके। बेरियम सल्फेट सल्फेट में 3 अणु, ये तो बिल्कुल गलत है साथियों। यहां पर देखिए बेरियम 2 क्लोरीन 2 3 6, यहां पर 2 दूनी 4, ये भी गलत साथियों। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यहां पर बेरियम जो सल्फेट है ये सही है, लेकिन AlCl3 इसका सही फार्मूला होता है, तो ये गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। अर्थात हम बचपन में जो आपने भी प्रयोग किए होंगे साथियों कि एक लेंस लेते हैं, लेंस के द्वारा हम माचिस की तीली को जलाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? वो किस दर्पण का यूज करता है। तो याद रखना जो दर्पण होता है अभिसारी दर्पण का यूज करेगा, और अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो हम अवतल दर्पण को कहते हैं। अभिसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश किरण को एक स्थान पर मोड़ देता है। जैसे कि यहां पर ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होता है, जब अनंत से प्रकाश की किरण दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित होती है, तो उस स्थिति में जो प्रकाश किरण अपवर्तित होकर कहां पर परावर्तित होकर फोकस बिंदु पर एक स्थान पर मिल जाते हैं। उस स्थिति में प्रकाश की किरणें ज्यादा तीव्रता के साथ माचिस की तीली पर पड़ती, तो उस स्थिति में क्या होता है? माचिस की तीली जल जाती है। तो यही बताया गया है कि कुछ समय बाद जलने लगता है क्या? कागज। ठीक है साथियों, तो इसमें देखिए यह अवतल गोलीय दर्पण है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गोलीय दर्पण ही क्या होता है? अभिसारी दर्पण, जो प्रकाश किरणों को एक स्थान पर मोड़ देगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है नहीं साथियों। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, क्योंकि यह लेफ्ट हैंड में है। ठीक है, यह एक अभिसारी दर्पण है, तो बिल्कुल साथियों तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा, हमारा, तो ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। 19वां जो क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस अर्थात यहां पर इंटरफेस अर्थात 2 माध्यमों को इंटरफेस करने वाला प्रकाश की रेखा। तो मान लीजिए यहां पर विरल माध्यम है और यहां पर सघन माध्यम है, तो क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण 2 माध्यम के पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश, मान लीजिए इंटरफेस पर एक अभिलंब खींच लेते हैं, अभिलंब जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, के अनुदिश आपतित होती है। अब जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है वो अभिलंब के अनुदिश अर्थात उसी की दिशा में आपतित हो रही है, उसी पर आपतित हो रही है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कोण खाली स्थान के बराबर होता है। तो साथियों ऐसी स्थिति में ये जो आपतित किरण है वो अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखना। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो कोई जो प्रकाश किरण है अपवर्तित नहीं होगी, क्योंकि वो सीधा का सीधा अभिलंब के अनुदिश से इसलिए निकल लेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा है वाणिज्यिक इकाई विद्युत ऊर्जा की। 1 kWh अर्थात किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है साथियों 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, किलोवाट घंटा इसी को बोला जाता है, ये जूल में मान होता है। ठीक है साथियों, और ये किसके बराबर होता है? हमारे 1 यूनिट के बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे। और ये जो जूल मात्रक होता है, जूल किसका मात्रक है?
ऊर्जा का मात्रक है और यही क्या हो सकता है, कार्य का भी मात्रक। साथ में ऊर्जा का बोले तो यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा का भी मात्रक हो सकता है, ऊष्मीय ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक क्या है तो जूल है। कैलोरी, कैलोरी भी ऊर्जा का ही मात्रक है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी स्थिति असंभव है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर कब होती है, जब एक धारावाही नलिका में हम किसी रॉड को रखते हैं तो उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, एक दूसरे से समदूरस्थ हो सकती है और साथ में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, बिल्कुल सही बात है साथियों। उसके बाद है चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकती है। तो सकेंद्रित वृत्त जो है इस स्थिति में हो गई, यहाँ पर इस प्रकार जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी धारावाही नली से प्रवाहित होती है तो उस स्थिति में चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो सकती है, सकेंद्रित हो सकती है। सकेंद्रित अर्थात एक वृत्त के ऊपर बहुत सारे वृत्त। तो यहाँ पर सकेंद्रित वृत्त हो सकती है, बिल्कुल सत्य है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, कभी नहीं कर सकती चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद। तो बढ़ते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन 1 और 2, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ब्लैंक्स की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है। तो ब्लैंक्स की प्रक्रिया में रक्षक कोशिका शामिल होती है। तो रक्षक कोशिकाएं क्या होती है, रक्षक कोशिकाएं, उसमें मैंने कल भी बताया था साथियों कि इस प्रकार ये जो है इन्हें कहा जाता है रक्षक कोशिका। इन्हें क्या कहते हैं, रक्षक कोशिका। अब ये कहां मिलते हैं, तो याद रखना ये मिलते हैं हमको पत्तियों में और पत्तियों में भी कहां पर, तो मीजोफिल सेल में। पत्तियों में भी कहां पर, तो मीजोफिल सेल में। और इन दोनों, ये जो डॉट डॉट बनाया है इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो मुख्य वाला भाग है इसको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। इसे क्या कहते हैं, द्वार कोशिका। और इसे कहा जाता है स्टोमेटा। और यहीं से क्या होता है, गैसों का विनिमय, साथ में वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया भी कहां पर, तो स्टोमेटा अर्थात रंध्र। तो इसका सही उत्तर होगा वाष्प उत्सर्जन। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है, उनकी लंबाइयां समान है। L1 = L2, दो पदार्थ है इसलिए, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यहां पर L = L है, लेकिन अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भिन्न भिन्न है। यदि तार का प्रतिरोध R तार B के प्रतिरोध के 16 गुना के बराबर है, प्रतिरोध जो R1 का मान है वो जो है R2 के मान का कितना गुना है, 16 गुना है। अर्थात R1/R2 = 16/1। ठीक है साथियों, फिर देखिए तो तार A और B के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहां पर R = ρL/A। चूंकि L तो समान है, ये समान है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/R व्युत्क्रमानुपाती A हुआ। अर्थात R1/R2 = ये जब नीचे है तो A2/A1 होगा। क्या होगा, A2/A1। तो इसमें जो होगा A और B के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले जो 16:1 था तो इसका विपरीत होगा, यानी कि 1:16 होगा इसका सही उत्तर। मृदा निम्नीकरण इन दिनों में सामना की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मृदा के संरक्षण की तकनीक की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया, गलत विकल्प का चयन कीजिए। करना क्या है साथियों, इसमें मृदा निम्नीकरण के बारे में बताना है कि जो मृदा है, मृदा का अपरदन किन कारणों से हो रहा है। तो मृदा के संरक्षण की तकनीकों की मृदा के संरक्षण के तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला नीचे उल्लेख किया गया है। इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है।
तो देखिए मृदा के संरक्षण के लिए फसल चक्र भी आवश्यक है, मृदा के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण भी आवश्यक है, मृदा के संरक्षण के लिए वेदिका कृषि भी आवश्यक है, मृदा के संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि भी आवश्यक है, साथ में उर्वरक व कीटनाशकों का कम प्रयोग भी आवश्यक है, वृक्षारोपण भी आवश्यक है, साथ में और क्या कह सकते हैं साथियों, समोच्च रेखीय खेती भी आवश्यक है, समोच्च रेखीय खेती भी आवश्यक है। तो और फसल चक्र तो आ ही गया, ठीक है साथियों। तो जो अतिचारण है ये आवश्यक नहीं है हमारे मृदा के संरक्षण के लिए। अतिचारण का अर्थ है मवेशियों द्वारा चारण, मवेशियों द्वारा चारण। जब ज्यादा मात्रा में मवेशियों द्वारा चारण करेंगे तो उस स्थिति में मृदा को क्या हो जाएगा, नुकसान और मृदा अपरदन की खतरा बढ़ सकती है। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो तरल अधात्री भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। दरअसल साथियों रक्त यानी कि ब्लड का जो निर्माण होता है दो चीजों से होता है। पहला भाग को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे भाग को कहते हैं क्या, कणिका। क्या कहते हैं, कणिका अर्थात कॉर्पसल्स। जो प्लाज्मा वाला भाग होता है साथियों रक्त का 55% हिस्सा बनाता है, जबकि कणिका वाला भाग जो बनाता है 45% हिस्सा बनाता है। प्लाज्मा वाले भाग में 90 से 92% क्या होता है, जल। 90 से 92% होता है जल, और साथ में इस प्लाज्मा में ही हमारे पोषक तत्व घुले रहते हैं। ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, यूरिया मिल जाएगा। ये सब पदार्थ जो होते हैं हमारे प्लाज्मा में घुलित होते हैं। साथ में एक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा प्लाज्मा में कितना है, तो 7 से 8% पाया जाता है क्या, प्रोटीन। अर्थात प्लाज्मा में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है, तो प्रोटीन, जबकि सर्वाधिक क्या है, जल। उसी प्रकार कणिका के अंतर्गत आ जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है साथियों संगठित तत्व। क्या कहते हैं, संगठित तत्व। आरबीसी का नाम होता है रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना, जबकि प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, रक्त थक्का बनाने में मदद करना। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।